बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू और कुछ वाइवा क्वेश्चंस आने हैं। रिलेटिवली यह चैप्टर अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन वाइवा पर्पस के लिए और एमसीक्यूज के लिए आपने इस चैप्टर को पढ़ना है। अब जो आइस की जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो 60 डायोप्टर होती है। 60 में से 43 कॉर्निया से आता है और 17 लेंस से आता है। रिफ्रैक्टिव पावर और फोकल लेंथ का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी अगर लेंस मोटा होगा रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ेगी तो जो इमेज होगा वो लेंस रेटिना से आगे फोकस होगा। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और इमेज रेटिना के पीछे फोकस होगा। नॉर्मली जो लाइट रेज होती है वो फोविया पे फोकस होती है। जब होता क्या है, जब लेंस की और कॉर्निया की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो एक्सियल लेंथ के साथ कोरिलेट करती है, यानी अगर ये एक्सियल लेंथ नॉर्मल है, रिफ्रैक्टिव पावर भी नॉर्मल है, तो जो लाइट रेज होती है वो फोबिया के ऊपर फोकस होती है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव पावर और एक्सियल लेंथ खराब हो जाए, दैट मीन्स कि अगर रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ती है तो जो इमेज होगा वो रेटिना के आगे बनेगा, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव पावर कम होती है तो जो इमेज होगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। अगर एक्सियल लेंथ बढ़ जाएगी तो जो इमेज होगा वो रेटिना के आगे बनेगा, लेकिन अगर एक्सियल लेंथ कम होती है तो जो इमेज होता है वो रेटिना के पीछे बनेगा। तो रिफ्रैक्टिव पावर और एक्सियल लेंथ अगर ये कोरिलेट नहीं करती एक दूसरे के साथ, तो जो लाइट रेज होती है वो फोविया सेंट्रलिस के ऊपर फोकस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पावर आना शुरू हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव एरर आना शुरू हो जाएगा। तो जो रिफ्रैक्टिव एरर है उनको हम तीन में डिवाइड करते हैं: हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। पहला है ईमेट्रोपिया। ईमेट्रोपिया नॉर्मल कंडीशन है, रिफ्रैक्टिव स्टेट है, जिसमें जो पैरेलल रेज होती है लाइट की इन्फिनिटी से आ रही है तो वो रेटिना के ऊपर फोकस होती है और एकोमोडेशन रेस्ट पे है, यानी लेंस ने अपनी रिफ्रैक्टिव पावर को ना ही कम किया है ना ही बढ़ाया है, तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन एमेट्रोपिया का मतलब है कि ये रिफ्रैक्टिव एरर है, जबकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो वो रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो पा रही। और एकोमोडेशन अभी तक रेस्ट में है, हमने अभी तक उसको चेंज नहीं किया। तीन एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, तीन एमेट्रोपिया है। नंबर 1 हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। जिसमें बंदा दूर की चीजें देख सकता है, लेकिन जो नजदीक की चीजें हैं वो खराब होना शुरू हो जाती है। मायोपिया है, जिसमें दूर की चीज़ें ब्लर हो जाती है, नज़दीक की चीज़ें नज़र आ जाती है। दिस इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। और इसके बाद एस्टिग्मेटिज्म है, जिसमें दूर की और नज़दीक की नज़र दोनों खराब होती है। पहला है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस दैट मीन्स कि जो एक्सियल लेंथ है आई की वो क्या हो गई है, थोड़ी छोटी हो गई है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रहा है, फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें लाइट रेस रेटिना के पीछे फोकस होती है, वाइल अकोमोडेशन इज एट रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकोमोडेशन अभी रेस्ट में है। ठीक हो गया। इसकी टियोलॉजी क्या होती है? नंबर 1 एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, कि एक्सियल लेंथ कम हो गई है, रिफ्रैक्टिव पावर नॉर्मल है। दूसरा कर्वेचर, जिसमें कॉर्निया या लेंस का कर्वेचर क्या हो गया? फ्लैटर हो गया है। जब कर्वेचर फ्लैटर हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाएगी। इसके बाद इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया, तो इसमें लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कॉर्टिकल कैटरैक्ट है। इसके बाद पोजिशनल है। पोजिशनल के अंदर अगर जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो पीछे की तरफ आना शुरू हो जाए तो उसको पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसके बाद एफेकिया है, लेंस ही निकल गया है। ठीक हो गया। इसके बाद यानी इसका मतलब है कि लेंस पिपुलरी एरिया से निकल गया है। अब नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो टोटल हाइपरमेट्रोपिया। इसके बाद क्या होगा? जो टोटल हाइपरमेट्रोपिया है वो इज इक्वल टू लेटेंट प्लस मैनिफेस्ट। लेटेंट का मतलब है जो छुपा हुआ है, और मैनिफेस्ट जो अपने आप को शामिल करता है। उसको भी दो में डिवाइड करते हैं, फैकल्टेटिव और एब्सोल्यूट। अब हमने इसको पढ़ना है। टोटल का मतलब है कि टोटल रिफ्रैक्टिव एरर है। ठीक हो गया। और ये जब आपने एस्टिमेट किया है, जब आप आंख में एट्रोपिन डालती है जो कि साइक्लोप्लीजिया करवा देती है। अब टोटल हाइपरमेट्रोपिया में दो आती हैं, लेटेंट और मैनिफेस्ट। लेटेंट का मतलब है ये वो हाइपरमेट्रोपिया का अमाउंट होता है जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टोन ऑफ सिलेरी बॉडी से ठीक हो सकता है, तो ये 1 डायोप्टर तक होता है। लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन होता है हाइपरमेट्रोपिया का, तो वो ठीक नहीं हो सकता। आपको पता है कि सिलेरी जो मसल्स होते हैं वो एकोमोडेशन करेंगे, तो आप थोड़ा बहुत तो आप एकोमोडेट कर सकते हैं, 1 डायोप्टर तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। फैकल्टेटिव वाला एकोमोडेशन से ठीक हो जाएगा, एब्सोल्यूट वाला ये एकोमोडेशन से ठीक नहीं हो सकता। तो जो लेटेंट वाला ये टोन से ठीक होगा, मैनिफेस्ट वाला सिलेरी मसल के अकोमोडेशन पावर से होगा। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं। नंबर 1
एस्थेनोपिक। एस्थेनोपिक का मतलब है आई स्ट्रेन, क्योंकि आपको बार-बार रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ानी पड़ेगी, लेंस की बढ़ानी पड़ेगी अगर एक्सियल लेंथ कम हो गई है, ताकि इमेज जैसे ही रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ाओगे तो इमेज आगे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो सिलेरी मसल के ऊपर एक दबाव पड़ जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होती है सिलेरी बडल की, सिलेरी बॉडी की, जिसकी वजह से एस्थेनोपिक सिम्पटम आते हैं। आई के ऊपर स्ट्रेन होता है, आई थक जाती है, फ्रंटल हेडेक होगा, वाटरिंग होती है, फोटोफोबिया होता है। इसके बाद है डिफेक्टिव विजन विद एस्थेनोपिया। विजन डिफेक्टिव होती है, ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि जो एकोमोडेशन है वो सही तरह नहीं हो पा रही, या डिफेक्टिव विजन ओनली। पहले एस्थेनोपिक सिम्पटम था, फिर डिफेक्टिव विजन विद एस्थेनोपिया, फिर सिर्फ डिफेक्टिव विजन है कि जब रिफ्रैक्टिव एरर काफ़ी ज़्यादा हाई है और उसको एकोमोडेशन से ठीक नहीं कर पा रहे। इसके बाद कन्वर्जेंट स्क्विंट है, ओके, ये बच्चों के अंदर होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब अकोमोडेशन होती है तो कन्वर्जेंस भी होती है, जो हमारे मीडियर एक्टर्स होते हैं ये मूव करते हैं, ओके, ठीक हो गया, पिपलरी कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन अनकोरेक्टेड के अंदर होता यह है कि अगर हाई मेट्रोपिया है, 5 डायोप्टर से ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एकोमोडेशन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस होगी। जब कन्वर्जेंस होगी तो उसकी वजह से कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा, यानी जो कंजुगेट मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ओके। अब हम साइंस के बारे में बात करते हैं, ओके। तो साइंस क्या हो गया? सिम्पटम तो है कि आई स्ट्रेन हो सकती है, डिफेक्टिव विजन है, डिफेक्टिव विजन विद एस्थेनोपिया, कन्वर्जेंट स्क्विंट। लेकिन जो साइन है, जो डॉक्टर देखेगा, विजुअल एक्यूटी का मिलेगा, आई बाल का साइज छोटा होगा, कॉर्नियल डायमीटर छोटा हो सकता है, फंडस में पैपिलेडिमा हो सकता है जब हाइपरमेट्रोपिया 5 से ज़्यादा हो जाए, या ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी में शॉर्ट एक्सियल लेंथ मिलेगी, ओके। इसके बाद डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो डायग्नोसिस रेटिनोस्कोपी, जिससे आप एरर ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह देख लेते हो, ओके। इसके अलावा और क्या चीज़ होगी यहाँ पर? ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी, ए स्कैन से आपको एक्सियल लेंथ का नज़र आ जाएगा। इसके बाद नॉर्मल एज वेरिएशन उसको छोड़ देते हैं, सिवियरिटी ऑफ हाइपरमेट्रोपिया उसको भी छोड़ देते हैं, कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। एम्ब्लायोपिया हो सकता है। एम्ब्लायोपिया का मतलब है विजुअल फील्ड डिफेक्ट आ गया है विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉजेस। तो ये हाई हाइपरमेट्रोपिया और यूनिलैटरल के केस में होगा। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब चूंकि आपका इमेज रेटिना से पीछे बन रहा है, तो आपने किसी तरह उसको आगे लाना है, कन्वर्ज करना है, तो आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करोगे या कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। यंग चिल्ड्रन के अंदर, यानी बिलो 6 to 7 ईयर्स, ओके, तो जो हाइपरमेट्रोपिया होती है वो फिजियोलॉजिकल होती है, दैट इज़ वाई कि आपको करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव पावर 3 to 5 डायोप्टर हो या कन्वर्जेंट स्क्विंट हो, तब आपने यूज़ करना है। ओल्डर के अंदर क्या होती है, सही तरह करेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर यंग है और लेस देन 3 डायोप्टर है, गुड विजन है, तो आपको करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सर्जिकल के बारे में बात करें तो नंबर 1 फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी, नंबर 2 लेजर इन सिटू केराटोमिलेसिस, नंबर 3 कंडक्टिव केराटोप्लास्टी। जो पीआरके और लेसिक है, ओके, ये दोनों में कॉमन आएगी, जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। फोटो रिफ्रैक्टिव के अंदर क्या करेंगे, जो पेरिफेरल कॉर्निया, कॉर्निया का एक सेंट्रल पार्ट और एक पेरिफेरल पार्ट है, जो पेरिफेरल पार्ट को हम काट देंगे, जिसकी वजह से सेंट्रल पार्ट थोड़ा सा मोटा नजर आएगा, ओके, स्टीपर हो जाएगा, तो ये 2 डायोप्टर को ठीक कर देगा। लेकिन 4 के लिए लेसिक, जबकि कंडक्टिव केराटोप्लास्टी के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देते हैं किसको, कॉर्निया के स्ट्रोमा के अंदर, ताकि हम हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सके। अब है मायोपिया। मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, बंदा नज़दीक को तो देख सकेगा, दूर की चीज़ नहीं देख सकेगा। तो ये वो रिफ्लेक्टिव एरर है जिसमें इमेज रेटिना के इन फ्रंट फोकस होता है। एटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 कर्वेचर की कर्वेचर बढ़ गया है, नंबर 2 एक्सियल की एक्सियल लेंथ बढ़ गई है, ठीक है, जिसकी वजह से इमेज आगे फोकस हो रहा है। इंडेक्स मायोपिया, जिसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा इस बार, ठीक है, ओके, कम होगा या ज़्यादा होगा। अब देखो फोकल लेंथ कम हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ जाना चाहिए, ओके। इसके बाद पोजिशनल मायोपिया, ओके, तो पोजिशनल मायोपिया क्यों होगा, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, ओके, जबकि वो था वहाँ पे पड़ा था पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों के अंदर कर्वेचर, एक्सियल, इंडेक्स, पोजिशनल आपने पढ़ना है। टाइप्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्जेनिटल, सिंपल, पैथोलॉजिकल टाइप आ जाती है। कॉन्जेनिटल के अंदर जो बर्थ के टाइम पे मौजूद होता है, ठीक है, कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है सिंपल मायोपिया, ओके, सिंपल जो होता है, ओके, और पैथोलॉजिकल है जो किसी पैथोलॉजी की वजह से होगा, हेरिडिटरी होगा। पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि होता ये है कि अगर स्क्लेरा के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आती है, तो जो एक्सियल लेंथ है आई बाल की वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ओके, ठीक हो गया। क्योंकि अगर स्क्लेरा में डीजेनरेटिव चेंजेस आ गई तो वो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसकी वजह से एक्सियल लेंथ बढ़ जाएगा, और जब एक्सियल लेंथ बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपको मायोपिया का सामना करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे लिखा है कि जो विजन चेंजेस होती है,
ओके, यानी जो वीएन खराब होती है वो कोराइड और रेटिना की चेंजेस की वजह से हो सकती है। लाइक अगर स्क्लेरा में डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती है, स्क्लेरा स्ट्रेच हो जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो क्या-क्या चेंजेस आती है। कुछ मायोपिक चेंजेस आती है ऑप्टिक डिस्क के अंदर, लाइक मायोपिक क्रिसेंट्स होती है, पेरी पैपिलरी एट्रोफी होती है, सुपर ट्रैक्शन क्रिसेंट होती है, ब्रूच मेम्ब्रेन में रप्चर आएगा, कोराइड न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, फोस्टर फुश सपोर्ट होती है, पोस्टीरियर स्टेफालोमा होता है, वाइट्रस में डीजेनरेटिव चेंजेस आती है। अब हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा हो सकता है मायोपिया की वजह से, कोराइडल न्यू वास्कुलराइजेशन और मैक्यूलर हैमरेज हो सकता है। ओके, यानी ये वाली चीज़ पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। ओके, इसके अलावा कोराइडल न्यू वास्कुलराइजेशन, मैक्यूलर हैमरेज, रेटिनल डिटैचमेंट और ग्लाइकोमा हो सकता है। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो क्लिनिकल फीचर के अंदर ब्लड विजन होगी, लेकिन ये दूर की चीज़ों के लिए होगी। और इसके अलावा आई की हाफ शटिंग हो सकती है। ओके, आधी वो आँख बंद वगैरह कर सकता है। इसके अलावा इंटरमिटेंट डाइवर्जेंट स्क्वीट, जिसको एक्सो डेविएशन वगैरह कहते हैं, या उसमें पड़ेगी स्क्विंट वाले के अंदर। और अगर हाई मायोपिया होता है तो जो कन्वर्जेंस होती है, ओके, वो एकोमोडेशन से डिसोसिएट हो जाती है, जो हमें ज़रूरत नहीं होती। साइंस के बारे में बात करते हैं, विजुअल एक्यूटी कम होती है, आई बाल प्रोमिनेंट होती है, इंटीरियर चैम्बर डीप हो जाएगा, इनके लेंस आगे की तरफ निकल गया है। फंडस एग्जामिनेशन में पता चले तो सिंपल मायोपिया में फंडस नॉर्मल है, लेकिन पैथोलॉजिकल के अंदर पैथोलॉजिकल मायोपिक चेंजेस आती है। वो क्या होती है? मायोपिक क्रिसेंट, पेरीपेपिलर एट्रोफी और सुपर ट्रैक्शन क्रिसेंट होती है। ये स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करे तो एक्सियल लेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। डायग्नोसिस के लिए आप कॉर्नियल टोपोग्राफी, ओके, यानी कॉर्नियल चेंजेस भी आपको देखने को मिलती है, ब्रूच मेम्ब्रेन में टेयर वगैरह में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव और कॉन्टैक्ट लेंस है। बच्चों में कांस्टेंट यूज़, लेकिन बड़ों में करेक्शन वगैरह के लिए। अब सर्जिकल टेक्निक है। सर्जिकल टेक्निक को हम 3 में डिवाइड करते हैं। अगर हमने सेंट्रल पार्ट को फ्लैटन बनाना है, उसमें सेंट्रल पार्ट को स्टीप बना रहे थे, मोटा बना रहे थे, इसमें फ्लैटन करेंगे, तो इसके लिए आरके, रेडियल केराटोमी, ओके, केराटोटमी, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी, लेजर एपिथेलियल केराटोमिलोसिस और लेजर इन सिटू केराटोमोलोसिस। इसके अलावा क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन और फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांट, जिसको इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। ओके, ये चीज़ें करते हैं। जो फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी है वो एक्साइमर लेजर से करेंगे, जिसमें सेंट्रल कॉर्नियल सरफेस को उड़ा देंगे, फ्लैटनिंग होती है। अगर 10 माइक्रोमीटर को उड़ाते हैं तो 1 डायोप्टर ठीक होता है, तो ये 6 डायोप्टर तक ठीक करती है मायोपिया, और एस्टिग्मेटिज्म 3 डायोप्टर तक। क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन और फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांट। इसके बाद एस्टिग्मेटिज्म है। एस्टिग्मेटिज्म रिफ्रैक्टिव एरर है, जहाँ पे पैरेलल जो लाइट रेज होती है वो रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती, बल्कि फोकल लेंथ बना लेती है। एस्टिग्मेटिज्म के अंदर कॉर्निया और लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर हर एंगल्स के अंदर, मेरिडियन के अंदर सेम नहीं होती। डेट इज वाई के 2 फोकल पॉइंट्स देखने को मिलती है और इनके दरमियान फोकल इंटरवल होता है। दिस इज कॉल्ड स्टर्म कोनाइट। ओके, इसको 2 में डिवाइड करते हैं, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर को मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, सिंपल कंपाउंड मिक्स्ड। ओके, ठीक हो गया, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद अकोमोडेशन वाले मैकेनिज्म है, उनको पहले देख लेते हैं। अकोमोडेशन ये वो मैकेनिज्म है जिससे आई रिफ्लेक्टिव पावर को चेंज करती है, ताकि वो नज़दीकी चीज़ों को देख सके। अब एनॉमलीज ऑफ अकोमोडेशन के अंदर प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया में अकोमोडेशन पावर कम होती रहती है ड्यू टू एजिंग। इनसफिशिएंसी ऑफ अकोमोडेशन है कि अगर सिलेरी मसल की वीकनिंग हो गई है, लाइक इलनेस, एनीमिया, टॉक्सीमिया, मैलन्यूट्रिशन, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा है, या पैरालिसिस है अकोमोडेशन की, लाइक साइक्लोप्लेजिया ड्रग में देखने को मिलती है, डायबिटीज मेलाइटस है, या स्पाज्म हो गया अकोमोडेशन का, ओके, तो वो मियोटिक ड्रग में देखने को मिलता है, जबकि साइक्लोप्लेजिक में पैरालिसिस होता है। अब प्रेस बायोपिया को देख लेते हैं। जो प्रेस बायोपिया होता है, ये फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंसी होती है अकोमोडेशन की, ये आपको एडवांसिंग एज में देखने को मिलती है। ओके, तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी इलास्टिसिटी खत्म होती रहती है, रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं इलास्टिसिटी के अंदर। तो जो प्रेस बायोपिया का ऑनसेट होता है ईमेट्रोपी। ईमेट्रोपी का मतलब है ट्रू आई, जिसमें कोई डिजीज नहीं है, तो वो 40 है। लेकिन हाइपरमेट्रोपी में ये 40 से पहले भी आ सकता है, और मायोपिया में बहुत लेट होता है, आफ्टर 40 आता है, लेकिन अराउंड 40 वो ईमेट्रोपिक में आता है। सेप्टम के बारे में बात करते हैं। एस्थेनोपिक सेप्टम है, ड्यू टू फटीग ऑफ सिलेरी मसल है, ओके, और काम करने में दुश्वारी होती है। ट्रीटमेंट के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद आइसोमेट्रोपिया, ये ऑप्टिकल स्टेट है जिसमें दोनों आइस की इक्वल रिफ्रैक्शन होती है। आइसो मीन सेम, लेकिन एन आइसोमेट्रिया का मतलब है दोनों आइस की अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर होती है। ओके, अगर ये थोड़ा बहुत हो तो किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर दोनों आइस में 1 डायोप्टर का भी फर्क हो तो 2% डिफरेंस देखने को मिलेगा, और 2.5 डायोप्टर हो तो आपको 5% डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर 2.5 से लेकर 4 तक हो तो ये आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसको मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, सिंपल, कंपाउंड, मिक्स्ड। जिस तरह एस्टिग्मेटिज्म था, सिंपल में एक आई नॉर्मल होती है, दूसरी आई मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक है।
जबकि कंपाउंड के अंदर क्या होगा, दोनों आइज या तो मायोपिक होगी या हाइपरमेट्रोपिक होगी, लेकिन एक में ज़्यादा एरर होगा एज कम्पेयर टू अदर। और मिक्स के अंदर एक आई मायोपिक होगी, दूसरा हाइपरमेट्रोपिक होगी। अब इफेक्ट पढ़ लेते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव एरर 3 डायोप्टर से कम है तो सिंगल बाइनोकुलर विजन तो मेंटेन होती है, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव एरर एक आई में ज़्यादा है, दूसरे में कम है, ओके, और एज भी 9 से ज़्यादा है, तो एम्ब्लायोपिया हो जाएगा। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, इंट्राओकुलर लेंस, कॉर्नियल सर्जरी या क्लियर लेंस को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद एनाइसोकोनिया। एनाइसोकोनिया ये वो कंडीशन है जिसमें दोनों आइज के जो इमेज होते हैं उनका साइज और शेप में बराबरी नहीं होती, अनइक्वल होता है। जो 5% डिफरेंस होता है इन इमेज साइज, तो वो ब्रेन एडजस्ट कर लेता है और एक लगता है, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा हो तो डिप्लोपिया वगैरह आ जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस या इंट्राओकुलर लेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। अब जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, ये जब होता है जब दो प्रिंसिपल मेरिडियन आपस में 90 एंगल पे पड़े हुए होते हैं। इसको मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म और ओब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। इसको फिर मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हैं। ओके, सिंपल के अंदर क्या होगा, जो रेस होती है एक एंगल की, वो रेटिना पे फोकस होती है, ओके, और जो दूसरा मेरिडियन फोकस है वो रेटिना के इन फ्रंट होता है। ये था सिंपल मायोपिक। और हाइपरमेट्रोपिक में एक रेटिना पे फोकस होगी और एक रेटिना से पीछे होगी, ओके, यानी वही हाइपरमेट्रोपिया वाली है। कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में दोनों या तो रेटिना के फ्रंट में होगी या दोनों रेटिना के पीछे होगी। और मिक्स्ड में एक फ्रंट पे आ सकती है, दूसरी पीछे आ सकती है, दोनों कोई भी हो सकता है। इर्रेगुलर के अंदर क्या हो सकता है, इर्रेगुलर के अंदर आपको इर्रेगुलर पैटर्न देखने को मिलता होता है। एस्टिग्मेटिज्म की एटियोलॉजी क्या होती है, केराटोकोनस हो सकता है, या लेंस की डिसेंटरिंग हो सकती है, या लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ सकता है, लाइक ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो क्लिनिकल फीचर में डिक्रीज विजन, एस्टिनोपिक सेप्टम, हाफ क्लोजर ऑफ आईलिड है जिसको पिनहोल इफेक्ट कहते हैं, ताकि गुड विजन अचीव कर सके। ओवल ऑप्टिक डिस्क होती है, एम्ब्लायोपिया होता है। डायग्नोस करने के लिए केराटोमेट्री कहते हैं, रेटिनोस्कोपी, कॉर्नियल टोपोग्राफी वगैरह कहते हैं, और एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट के अंदर सिलेंड्रिकल लेंस है जो कि सिंपल के लिए होता है, लेकिन कंपाउंड और मिक्स्ड के लिए सफीरो सिलेंड्रिकल लेंस होता है, और रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के लिए हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस होता है। सर्जिकल के बारे में बात करें तो केराटोटमी होता है, एक्स्ट्रा फ्यूचर, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटमी, लैसिक और लेसिक है। जो लैसिक होती है 3 के लिए और लैसिक 5 डायोप्टर के लिए होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।